कैंसर होने के मुख्यतः कारण क्या होते हैं? हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो डीएनए में है, या खान पान की वजह से, या रेज की वजह से, या किरणों की वजह से, कोई बुरी आदतों की वजह से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके और वो सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं। क्या कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो सकता है? तो क्या ये कीमोथेरेपी स्टेज 4 में भी उतना ही काम करती है? कैसे पता लगेगा कि मेरा कीमो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब पेशेंट को कीमो देते हैं तो सबसे पहले पेशेंट खुद महसूस करता है। तो सर कीमो के सेशंस के बाद कुछ पेशेंट्स में फीवर और वोमिटिंग भी एक्सपीरियंस करते और जिनकी वजह से उनको नींद भी नहीं आती है, तो दवाई तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या वो और करें? हैं। तो क्या सभी कीमोथेरेपी में हेयर लॉस गारंटीड होता ही है? कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को क्या आइडियल खाना खाना चाहिए? ऐसा खाना होना चाहिए कि जो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कीमोथेरेपी में कितना खर्चा आता है? आयुष्मान भारत कार्ड से भी लोग अपने कैंसर का इलाज करा सकते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि आयुर्वेदा से कैंसर का इलाज हो सका हो? कैंसर के इलाज में ट्यूमर बोर्ड का क्या महत्व है? जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में हर कुछ महीने पे पेट स्कैन कराया जाता है, मल्टीपल सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं। हमारे को ये सारे डेटा को एक साथ रखना कितना ज़रूरी होता है? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के को फाउंडर्स हैं। बिगो हेल्थ सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड एक स्टार्टअप है जिसमें हमारा गोल है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई करना। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जो पॉडकास्ट सीरीज़ करते हैं इसमें भी हमारा गोल यही रहता है कि एक बार किसी के फैमिली में, किसी के परिवार में अगर कोई बड़ी बीमारी, किसी कॉम्प्लेक्स बीमारी की डायग्नोसिस होती है तो फिर उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आने के लिए वो बड़े शहर भी आ जाते हैं, बट यहाँ भी कन्फ्यूजन उतना ही बड़ा है। तो इस पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आप जैसे सीनियर क्लिनिशियंस के साथ हम लोग पॉडकास्ट करते हैं ताकि पेशेंट को उनके जो मन में जो सवाल है उनके आंसर्स मिल सके। सो आजकल जब कभी भी कैंसर की बात होती है तो हम कैंसर एंड कीमोथेरेपी बहुत सुनते हैं। तो आज हम इसी को एक डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर जेबी शर्मा सर। सो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू। मैं डॉक्टर जेबी शर्मा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। तो सर, ये कैंसर होता क्या है और कैंसर होने के मुख्यतः कारण क्या होते हैं? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कैंसर क्या होता है। कैंसर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो एक एक करके आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है। हर एक ऑर्गन में जो बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, वो अपना अपना काम करती हैं। तो जैसे कि कोई किसी सेल ने कुछ एसिड बनाना है, जैसे स्टमक में जाती है तो एसिड कुछ बनाती है, तो उसमें उसी टाइप के जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम है। जीन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो वो सेल्स कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ नहीं करती, अपने आप ही ग्रो करने लगती है, उसको कंट्रोल नहीं रहता और वो आपस में मिल के भी काम नहीं कर सकती, करती भी नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होके वहाँ पे अलग अलग दूसरे अंगों में जाके उन अंगों का फंक्शन वो अवरुद्ध करती है, मतलब उनको रोकती है। सो बेसिकली कैंसर को हम अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही कहेंगे, कि जिसकी वजह से कि ये कैंसर हो जाता है, गांठें बन जाती है बॉडी में, अलग अलग जगह पे स्प्रेड होके, और ये फैल जाती है इसके। तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। सर, ये होता कैसे है? कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। मतलब वो हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो डीएनए में है। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, डीएनए से ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो डीएनए में दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक तो ऑन्कोसप्रेसर जीन और एक ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या करता है, जो मैंने बताया कि कैंसर की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, इधर से उधर स्प्रेड करती है और कहीं पे दूसरी जगह चली जाती है। तो ऑन्कोजीन वो काम करता है जो सेल्स की ग्रोथ बढ़ाता है, और ऑन्कोसप्रेसर जीन वो काम करता है कि जो इसकी ग्रोथ को संतुलित रखता है, या ऑन्कोजीन कहीं पे भी एक्टिवेट होते हैं तो उन ऑन्कोजीन्स को एकदम से दबा के रखता है।
तो बेसिकली अगर ऑन्कोजीन अगर ज़्यादा हैवी हो जाए और उनको जो सप्रेशर जीन है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाए तो वो एकदम से ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का मैं बात करके बताता हूँ कि जैसे बिजली के लिए एक छोटा सा सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे बिजली जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाके बिजली की पावर भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो जो बने हैं वो एक छोटे से सेल से बने हुए हैं। वो बहुत सारी सेल मिलके ऑर्गन बनाती है और ऑर्गन मिलके पूरी बॉडी को अंजाम देता है। अलग अलग ऑर्गन मिलके पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो हमारी जो कोई भी किसी भी वजह से या खान पान की वजह से या रेज की वजह से या किरणों की वजह से या कोई बुरी आदतों की वजह से किसी भी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके और वो सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं, डैमेज होके वो पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो पाता। नॉर्मली जो ऑन्कोसप्रेसर जीन है वो गश्त लगाते हैं। जैसे हमारी गलियों में रात में सन्नाटे में पुलिस की गाड़ियां गश्त लगाती देखने के लिए कि भाई कोई कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं चोरा चाटी कोई लूटपाट कुछ ऐसे तो नहीं चल रही है, या कहीं पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको रोकने के लिए। ऐसे ही ऑन्कोसप्रेसर जो जीन है वो पूरी बॉडी के जो डीएनए है जहाँ पे डैमेज होता है उसको देखते हुए गश्त लगाते हुए जाता है, जहाँ पे डीएनए डैमेज हो गए उसको रिपेयर करते हुए ऐसे जाता है। ऐसे ही नॉर्मल बॉडी का फंक्शन काम करता है। तो अगर वो ऑन्कोसप्रेसर जीन पूरी तरह से काम नहीं कर पाए इफेक्टिव तरीके से तो जो जीन में डिफेक्ट होता है वो कई बार बॉडी के सेल्स को कंट्रोल के बाहर कर देता है, तो उसकी वजह से ही कैंसर डेवलप होता है। सर, पेशेंट जनरली पूछते हैं हमसे भी और आपको तो ऑब्वियसली उनके प्रैक्टिस में पूछते होंगे कि क्या कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो आप इस सवाल का जवाब किस तरह से देते हैं? बिल्कुल, कीमोथेरेपी से बहुत सारे कैंसर क्योर भी हो जाते हैं। अभी जब कीमोथेरेपी शुरुआत में मतलब जब इसका विकसित हुआ था तो बेसिकली ये एक गैस होती थी यूज, जो वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी कि वहाँ पे सैनिकों को मारने के लिए कोई गैस छोड़ दो और वो मस्टर्ड गैस आपको तो पता है, ठीक है। तो उस मस्टर्ड गैस से बहुत सारे लोग सैनिक मर गए थे। तो जब साइंटिस्ट ने लोगों ने देखा कि ये गैस ऐसी है जो मार देती है, और कईयों के ना गांठें भी होती थी, बहुत लोगों को कईयों के गांठें हुई थी, उनकी गांठें ठीक हो गई। तो उसको स्टडी किया गया कि ये गांठें जो ठीक होगी इस गैस से ठीक हुई। कुछ लोग मर भी गए, किसी का हीमोग्लोबिन प्लेटलेट ये सब डाउन हो गए, बोन मैरो पे इफेक्ट आ गया। तो उसको देखा गया तो नाइट्रोजन मस्टर्ड जो गैस है उसको स्टडी किया तो पता लगा कि ये कुछ बीमारियों को, वो जो लिम्फोमा वगैरह होते थे उनको ख़त्म कर दिया इनने, कुछ लोगों के उसको ठीक कर दिया। तो वहीं से कीमोथेरेपी का इजाद हुआ, फिर सिस्प्लेटिन आई, फिर बहुत सारी अलग अलग टाइप की कीमोथेरेपी आई जो कि ठीक। अब आप बोल रहे हो क्या कीमोथेरेपी कैंसर को क्योर कर देती है? तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको कीमोथेरेपी अकेली ही क्योर कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोरियोकार्सिनोमा एक टाइप का ऐसा एग्रेसिव ट्यूमर होता है जिसको कीमोथेरेपी क्योर करती है। दूसरा लिम्फोमा है, हॉजकिंस डिजीज है, इस टाइप के जो कैंसर है पूरी तरह से हो जाते हैं। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर ये कीमोथेरेपी से ही ठीक होता है और किसी ना इसमें सर्जरी जरूरत है। रेडिएशन की हम कहीं स्पेशल नीड हो तो यूज करते हैं, अदरवाइज ओनली कीमोथेरेपी। जितने भी ल्यूकीमिया सब कीमोथेरेपी से ही ठीक होते हैं। सो सर, हमारे देश में ज़्यादातर कैंसर स्टेज 4 में पाए जाते हैं, और जब भी इंसान ये सुनता है कि अच्छा स्टेज 4 कैंसर है तो होप खो देते हैं। तो क्या ये कीमोथेरेपी स्टेज 4 में भी उतना ही काम करती है क्या? बिल्कुल। देखिए कैंसर को आमतौर पे हम सॉलिड ट्यूमर को ना 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 स्टेज। तो अलग अलग स्टेज का इसलिए होता है कि उसको क्योर रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेज 1 का मतलब है ट्यूमर लिमिटेड टू एक आइसोलेटेड एरिया, एक छोटे जगह पे कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर है, तो अगर गांठ ब्रेस्ट तक ही लिमिटेड है तो उसको जनरली स्टेज 1 बोलते हैं। तो ऑपरेशन करके निकाल दिया, उस पर कुछ टेस्ट करे कि भाई आगे कुछ देना है तो टैबलेट वगैरह है, हार्मोन कुछ ट्रीटमेंट देना है। स्टेज 2 है वो वहाँ से ब्रेस्ट से निकल के कहीं एक्जिला में चली गई, तो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होना स्टेज 2 और 3 के बीच का है। अब वो लिम्फ नोड पहला लिम्फ नोड है
या आगे वाले रास्ते के और भी लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड जैसे चौकी का काम करते हैं, जो कैंसर सेल्स है उनको वहीं पे रोकते हैं, लेकिन जो कैंसर के सेल्स हैं वो वहाँ पे लिम्फ नोड में जाते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। उन जो चौकी पे लोग जो पुलिस वाले रहते हैं उनको अटैक करते हैं कैंसर के सेल, और वहाँ से बाहर निकल के दूसरी चौकी, तीसरी चौकी, पांचवी, और फिर डिस्ट्रिक्ट हेड सेंटर पे भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे स्प्रेड करके लंग में, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, कहीं पे भी, बोन्स में, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उसको स्टेज 4। तो अलग अलग कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सर्वाइवल ट्रीटमेंट के बाद कितना रहेगा। अगर हम उस स्टेज पे नहीं ट्रीटमेंट करते तो कितना साल तक रहेगा। तो स्टेज 4 के कैंसर को भी हम क्योर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है, किस टाइप का है। जैसे अभी सेमिनोमा और टेस्टिकुलर कैंसर है, टेस्टिस का कैंसर बिल्कुल क्योरेबल है, इवन चौथी स्टेज में, तीसरी स्टेज में भी क्योरेबल है। कोरियोकार्सिनोमा क्योरेबल है। लिम्फोमा अर्ली स्टेज में या हॉजकिंस डिजीज है, ये इवन चौथी स्टेज में भी 25 से 30% लोग इसमें क्योर हो जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है या और हायर हो, सिर्फ कीमोथेरेपी इतने लोगों को क्योर कर सकती है। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स की कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बताता हूँ कि लंग कैंसर में, चौथी स्टेज के लंग कैंसर में पेशेंट्स में, अभी तो पहले ये होता था कि पेशेंट 6 से 8 महीने सर्वाइव करेगा जी। चौथी लंग कैंसर का चौथी मरीज, चौथी स्टेज का पेशेंट, बाहर सब डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई अब ज़्यादा नहीं है, 4-6 महीने, कीमोथेरेपी भी क्यों करवानी, अब रहने दो। लेकिन आज के दिन ऐसा है कि लंग कैंसर में हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। बायोप्सी करी, उसका जैसे मैंने बोला उसमें डिफेक्ट कहाँ है, डिफेक्ट है उसके डीएनए में। तो डीएनए का उसका स्टडी करते हैं कि इसका डिफेक्ट कौन सा है, कौन से जीन में प्रॉब्लम है, क्या हम उस जीन को रोक सकते हैं, क्या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट टैबलेट देके उसकी एक्टिविटी को हम रोक सकते हैं। तो लंग कैंसर में मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जीन्स ऐसे पाए गए हैं जो स्टडी हुए हैं और उनको रोका गया है टैबलेट से, सिर्फ टैबलेट से। तो चौथी स्टेज का कैंसर, लंग कैंसर का, अगर उसकी जेनेटिक स्टडी करके जीन में ये पता लगा लें हम कि भाई इसको EGFR की प्रॉब्लम है, एल्क की है, या इसको MET की है, EGFR, एल्क, ROS1, ये बहुत सारे ऐसे जीन निकले हैं जिनकी प्रॉब्लम, ये अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% लोगों में इसमें पॉजिटिव आ सकता है। तो टैबलेट वगैरह इतने लोगों को दी जा सकती है। तो इवन कीमोथेरेपी के अलावा भी हम ये टैबलेट के रूप में टारगेट ट्रीटमेंट, जो टारगेट क्यों है कि वो उसी जीन को टारगेट कर रही है जो अबनॉर्मल तरीके से ग्रो कराया जा रहा है। तो अगर हम उसका स्टिमुलस ही बंद कर देंगे, उसकी एक्टिविटी, जो उसकी सप्लाई ही बंद कर देंगे, तो फिर आगे ग्रोथ होगी नहीं वो सेल। तो सर, अगर किसी भी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही हो, उस समय उनके परिवार को या पेशेंट को खुद को भी लगता है कि यार ये कैसे पता लगेगा कि मेरा कीमो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो, कोई भी कैंसर होता है उसमें सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को कोई ना कोई दिक्कत हो रही होती है। तो बिफोर, जब हम पेशेंट हमारे पास आता भी प्रॉब्लम लेके ही है, मान लो किसी का गला खराब हो गया, खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है, बोल नहीं पा रहा, सांस में दिक्कत हो रही है, चल नहीं पा रहा है, यहाँ से वहाँ तक नहीं चल पा रहा, तो वो सिम्टम्स हो गए, वो उसके पेशेंट के सिम्टम्स है। फिर हम पेशेंट को चेकअप करते हैं, हम अपने एग्जामिन करके देखते हैं भाई हाँ इसका अच्छा गले में गांठें हैं, तो गांठों का क्या साइज है, हम अपनी फाइल में नोट करते हैं कि राइट साइड में ऊपर नीचे इधर इस साइड में ये गांठें थी, बगल में इतनी थी, ये पेट में, जो हमें दिखता है वो करते हैं। तीसरा आता है, फिर हम उसका CT स्कैन, PET स्कैन वो करते हैं, उसमें बाहर वाली गांठों का भी मेजरमेंट आता है, अंदर जो है जो हमें दिखी नहीं ना हम उसको टच करते, वो CT स्कैन, PET स्कैन बताता है। तो वो भी बताता है कि भाई इसके अंदर भी, फेफड़े के अंदर भी इतनी इतनी गांठें हैं, जिनको हम नोट कर लेते हैं भाई हाँ ये सब। अब पेशेंट को कीमो देते हैं तो सबसे पहले पेशेंट खुद महसूस करता है कि उसको क्या फ़र्क पड़ा। फॉर एग्जांपल, कोई प्रेशर सिम्टम हो रहे हैं और वो गांठ कम होगी तो उसको सांस में आराम आ जाएगा, जो खांसी हो रही थी, बलगम नहीं निकल पा रहा था, उसमें रिलीफ आ जाएगा, होशनेस या पेन हो रहा है तो वो प्रेशर की वजह से कोई पेन हो रहा था तो वो कम हो जाएगा,
उसको खुद भी महसूस होगा कि यार ये वाली गांठ तो मेरी बड़ी सी थी, अब तो ट्रीटमेंट हुआ है 2 दिन से तो ये गांठ कम होती जा रही है धीरे धीरे। उसको जब भी हम फॉलोअप पे बुलाएंगे तो हम यही चेक करते हैं कि तुम्हारी शुरू में हमने पहले देखा वो पर्चा दिखा दो, या हमारे पास डेटा है उसमें से हम चेक कर लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं भाई तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा है। हाँ जी मेरे को अच्छा लग रहा है। कितना फ़ायदा लग रहा है? हाँ मेरे को 50% पेन रिलीफ हो गया। पहले मैं 3 गोलियां खाता था, अब मैं 1 गोली से मेरा काम चल जाता है पेन की। तो ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स आ गया। दूसरा हम भी चेकअप करते हैं, जो गांठें इतनी थी अब कितनी रहेगी उसका भी नोट करके करते हैं। तो ये तो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट हो गया, जिसमें हम बताते हैं, पेशेंट भी बताता है कि मेरे को फ़ायदा है, हम भी बताते हैं हाँ फ़ायदा है, ठीक है ओके कंटिन्यू रखो। 3 साइकिल या जितना भी ट्रीटमेंट, 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हम पेट स्कैन भी करते हैं। पेट स्कैन अंदर की जो भी है वो बताता है। तो ये 3 चीज़ें बताती है, पेशेंट खुद बताता है, हम एग्जामिन करते हैं। तीसरा इन्वेस्टिगेशन, 3 हम पैरामीटर बताते हैं पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो। सर जैसे अभी आपने बात करी साइकिल की, 3 साइकिल या 5 साइकिल, तो ये कीमोथेरेपी में साइकिल क्या होता है और इसको डिसाइड कैसे करते हैं? साइकिल का मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कीमोथेरेपी रिपीट करी जाएगी। अब कीमोथेरेपी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई दी, ये इतने 40-50 साल के रिसर्च से लोग साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि इस बीमारी में ये दवाई काम करेगी, इस बीमारी में ये करेगी, इसमें हमें इतनी दवाई देनी है, इतनी डोज में देनी है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे देनी है। तो जो साइकिल का मतलब है कि वो दवाई कब रिपीट होगी उसको साइकिल बोलते हैं। कीमोथेरेपी में हर बीमारी में अलग अलग दवाइयाँ यूज होती है। तो कीमोथेरेपी मान लो जनरली हम 3 तरीके से कीमोथेरेपी की साइकिल्स यूज होती है। एक तो एक दवाई थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंटली दी जाए तो उसको हम बोलते हैं वीकली साइकिल। अगर 1 ए वीक कोई दवाई रिपीट होती तो उसको वीकली देते हैं साइकिल। वो कई बार 12 हफ्ते की भी हो सकती है, कई बार 2 महीने की भी हो सकती है, कई बार 4 महीने की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बीमारी के हिसाब से। फिर होता है 2 वीकली साइकिल। 2 वीकली साइकिल का मतलब वो साइकिल है 2 वीक में रिपीट होगी। तो वो 2 हफ्ते में एक बार दवाई दे दी, फिर उनको बोल दिया 2 हफ्ते में अब ये रिपीट होगी, तो उसको 2 वीकली साइकिल। फिर आता 3 वीकली साइकिल। 3 वीकली मतलब एक बार हमने दवाई दे दी, वो दवाई 3 हफ्ते पे रिपीट होगी, तो 3 वीकली साइकिल होती है। अब नंबर ऑफ साइकिल्स भी कितनी देनी है, कैसे देनी है, वो भी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बाकी कंडीशन कैसी है, वो टॉलरेंस कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार मेंटेनेंस कीमो जो है 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी चल सकती है। तो सर कीमो के हर एक सेशन के पहले आप कुछ टेस्ट करते हैं, वो कौन से जनरली आप टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में आप एक्चुअली क्या पैरामीटर्स देखते हैं? जो कीमो, जब भी हम कीमो देते हैं तो पेशेंट से सबसे पहले उसकी जनरल कंडीशन के बारे में पूछते हैं। भाई जो बीमारी है उससे रिलेटेड तो आपको सिम्टम्स हैं ही हैं, कोई ऐसे इन्फेक्शन ना हो सबसे पहले, क्योंकि जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट ये सब डाउन जा सकते हैं। तो हम पहले तो सबसे पहले ये पैरामीटर ब्लड के चेक कर लेते हैं, भाई आपका ब्लड तो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ओके हो गया। फिर किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ये तीनों चेक करते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कब कब करना चाहिए, तो बिफोर स्टार्ट तो हम करते ही हैं। उसमें कोई इन्फेक्टिव पैरामीटर है या किसी को फीवर आ रहा है या किसी को कुछ आ रहा है। अब फीवर के भी 2 कारण हैं, या तो बीमारी की वजह से फीवर आ रहा है तो वो कीमो देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है तो वहाँ कीमो दे दी तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो फीवर आ रहा है ये इन्फेक्शन से आ रहा है या बीमारी से रिलेटेड है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसी को फीवर आ गया तो उसको हम डिसाइड करते हैं फीवर बीमारी से रिलेटेड है या इन्फेक्शन से। अगर बीमारी से रिलेटेड है कीमो देते हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो पहले इन्फेक्शन ट्रीट करेंगे फिर कीमो देंगे। तो जैसे ब्लड के पैरामीटर हैं, उसका हार्ट का पैरामीटर है, किडनी, लिवर, ये सब फंक्शन देख के फीवर है कि नहीं है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, वो प्लान करके फिर आगे डिसाइड करते हैं कीमो देनी है। तो सर जब
किसी को कीमोथेरेपी दी जाती है तो सिर्फ वो पेशेंट ही नहीं, मतलब उसके सारे घर वाले थोड़े से एंसियस होते हैं कि कीमोथेरेपी पता नहीं क्या होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी। तो सर कीमोथेरेपी देते कैसे हैं और इसमें एक में टाइम कितना लगता है कीमोथेरेपी देने में? कीमोथेरेपी बेसिकली दवाइयाँ होती हैं, उसको ग्लूकोज में मिक्स करके कैनुला से आपकी बॉडी में हम दे सकते हैं, इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल दवाइयाँ ग्लूकोज में डिजोल्व करके कैनुला से आपकी बॉडी में पहुंचा दी जाती है और सब जगह जैसे जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेट करेगा वहाँ पे वो दवाई जाएगी और उनको किल करेगी। तो बेसिकली कीमोथेरेपी ऐसे ही दी जाती है। कुछ कीमोथेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होता है। मल्टीपल ड्रग्स एक साथ में दे रहे हो तो हो सकता है 6 या 7 घंटे का हो जाए। कई दवाइयाँ कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में भी जाती हैं कि भाई आज शुरू कर दी 24 घंटे चलेगी, फिर कल शुरू करेंगे तो अगले 24 घंटे चलेगी। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग दवाइयों का अलग तरीके से दिया जाना है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आके पूछते हैं, सर मेरे बाजू में जो पेशेंट है मेरे घर के पास में है, वो तो उसकी तो सुबह जाता है शाम को हो जाती है, मेरी बीमारी के लिए आप कहते हो कि आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा और कंटिन्यूस दवाई चलेगी। मैंने कहा हाँ, उसकी बीमारी अलग है, आपकी अलग है। आपको आंतों का कैंसर है, उसको ब्रेस्ट का कैंसर है, तो उसमें अलग दवाई जाएगी, आंतों के लिए अलग जाएगी। ये नहीं है कि वो जो उसमें जो दवाई दे रहे वो या आपको दे, तो आपको तो काम ही नहीं करेगी वो दवाई। तो ये डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को इस टाइप की दूसरे से सुनते हैं, एक्चुअली ये आधी इन्फॉर्मेशन है और कोरिलेशन है अपने बारे में कि भाई उसको ऐसा हुआ तो मेरे को भी ऐसा होगा, उसको नहीं। बहुत सारे किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है, जरूरी नहीं वो सेम साइड इफेक्ट दूसरे को भी हो। बहुत लोग इतनी इजीली टॉलरेट कर लेते, किसी को साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, अपनी सब कुछ पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ। तो सर जो कीमो साइकिल के बीच में जो गैप रखते हैं वो क्यों रखते हैं? कीमोथेरेपी बेसिकली जो ग्रोइंग सेल, जैसे मैंने बोला जो सेल ग्रो करती है उसके डीएनए को मार देती है। डीएनए खत्म हो गया तो उसका जो ग्रोथ था, जो ऑन्कोजिन एक्टिवेटेड था, जो उसको ग्रो कर रहा था, वो खत्म हो गया। लेकिन यही जो जेनेटिक डैमेज है, जैसे कैंसर की सेल्स को कर रही थी वैसे नॉर्मल सेल्स को भी करती है। तो नॉर्मल सेल्स भी खत्म होंगी तो नॉर्मल फंक्शन भी चला जाएगा। तो नॉर्मली कहाँ कहाँ पे ग्रोइंग सेल्स होती है, हमारी हेयर वाली जो होती है, हेयर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आप देख लो कितने दिन तक शेव बना के रुक सकते हो हैं, 2 दिन रुक गए तो फिर से बाल आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो सबसे फास्ट ग्रोइंग हेयर है। उसके बाद में मुंह के अंदर जो लाइनिंग है लार्वा बनाती है, ये सेल्स भी होती है। गट के हमारे हाथों की सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। नेल हमारे बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसे स्किन के ऊपर के भी ये जो है ना वो बहुत जल्दी ग्रो। तो ये ग्रोइंग सेल्स हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, और हमारी जो ब्लड बनाने वाले सेल्स हैं वो भी बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है। हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो तो 24 घंटे में रिप्लेस ही हो जाते हैं। प्लेटलेट की लाइफ 5 डेज है, 5 दिन में तो रिप्लेस हो जाएंगे सारे। तो कुछ मर जाते हैं, बनते रहते वो। तो जो ग्रोइंग सेल्स हैं वो इफेक्ट होती है इससे, कीमोथेरेपी से। तो इसकी वजह से ही साइड इफेक्ट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब इसी ग्रोइंग सेल्स की वजह से अगर हम मान लो आज कीमो दी है, आज कीमो देने के बाद 7 दिन के बाद तो उसका अगर फुल डोज में 3 हफ्ते वाली डोज दी है तो 1 हफ्ते के बाद आज की कीमो का इफेक्ट जो बनने का प्रेशर है ना वो 1 हफ्ते के बाद दिखेगा। इसका मतलब आपको और खुल के समझाता हूँ। हमारी बॉडी में तो सब चल रहा है, सेल बन भी रहे हैं वो भी, और एक स्टॉक भी होता है कि भाई इतना स्टॉक हमारे लिए। तो आज मैंने कीमो दी तो आज के जितने भी सेल्स थे जो बनने वाले वो खत्म हो गए, लेकिन जो प्रोसेस में थे 7 दिन में जो बन के आने थे, 5 दिन में प्लेटलेट आने थे बन के, इतने दिन में टीएलसी और वो सब आने, वो 1 हफ्ते के बाद सडनली डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आज का काम तो हुआ नहीं, कीमो आई थी आज तो सब मार दिया, आज का काम हुआ नहीं थी। आज से पहले जो बच गए वो ग्रो करेंगे, या जो इस लेवल से जो ग्रो नहीं कर रहे थे, जो निकल के तैयार होके वो चले गए।
भाई फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है, एक दिन मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो उस दिन का तो नहीं आएगा ना, तो 1-2 दिन 4-5 दिन तो वो डिले रहेगा ना। उससे पहले का पैकेजिंग में चला गया, उधर चला गया, तो माल 1 हफ्ते तक सप्लाई तो होता रहेगा। तो ब्लड, हीमोग्लोबिन सब 1 हफ्ते तक ठीक रहेगा। लेकिन जिस दिन कीमो दी उसके दिन के बाद से 4-5 दिन का काम तो रुक गया, धीरे होगा, तो फिर वो TLC VLC सब डाउन होंगे। वो यूजुअली 3 से 4 दिन 5 दिन तक रहते हैं डाउन, ठीक है। और उसकी वजह से फिर वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाते हैं। तो इसलिए 3 हफ्ते का जो ड्यूरेशन होता है वो इसलिए होता है, पहले कीमो दे दी, 1 हफ्ते के अंदर सेल डाउन हो गए, 1 हफ्ते तक वो डाउन रह सकते हैं लोअर साइड पे, और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से वो काम अपना चालू हो जाता है। तो इसलिए 3 हफ्ते का जनरली आमतौर पे ड्यूरेशन होता है। लेकिन इसी को 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि भाई हम कीमो भी दे दें, कैंसर के सेल्स भी ख़त्म हो जाएं, और ये हीमोग्लोबिन TLC ये भी बहुत ज़्यादा डिप ना जाए, मतलब पूरा काम ना रुके, थोड़ा बहुत रुके, जिससे बॉडी चलती रहे। बिल्कुल। तो सर कीमो के सेशंस के बाद कुछ पेशेंट्स में फीवर और वोमिटिंग भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं जनरली? हाँ, तो देखो अब ये हमें डिसाइड करना है कि जो फीवर आ रहा है वो कीमो से रिलेटेड है या डिजीज से रिलेटेड है। वोमिटिंग हो रही है वो कीमो से रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड है। तो आम तौर पे जो आंतों के, स्टमक के, इस टाइप के कैंसर होते हैं वो जनरली वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है उनमें, क्योंकि आंतें भी रुक जाती है, तो कुछ भी खाएगा वोमिटिंग हो रही है, तो वो कीमो का साइड इफेक्ट नहीं है, वो डिजीज की वजह से आंतें चिपक गई हैं या रुक गई हैं या ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से, ठीक है। बाकी कीमो से भी नोशिया, वोमिटिंग इस टाइप की टेंडेंसी रहती है। तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनको हम कीमो देने से पहले इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि बॉडी मतलब उसके जो नोशिया वोमिटिंग है वो ना हो बिल्कुल भी। रही फीवर की बात, फीवर में भी हम ये देखते हैं कि फीवर जैसे मैंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद TLC प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रोपीनिया होता है वहाँ पे बॉडी का इम्यूनिटी बिल्कुल लोवेस्ट होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, कोई मुंह में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन में हो जाए, ब्लड में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए इन्फेक्शन, हाथों में आ जाए, तो वहाँ पे हमें फीवर आता है तो वो इमरजेंसी हो जाती है। वहाँ पे पेशेंट को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके TLC कम है, आपकी कंडीशन ये है, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, वो आपको भर्ती होना है, तो भर्ती होना ही है, उसमें एडमिट होके एंटीबायोटिक का कोर्स और कुछ इंजेक्शन जाते हैं जिससे 2-3 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अगर फीवर आ रहा है और TLC लो है तो फिर ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। तो सर जिन लोगों को कीमो चल रहा होता है वो कीमो के बाद काफ़ी लोग अपने आप को मतलब वीक फील करते हैं और जिनकी वजह से उनको नींद भी नहीं आती है, तो दवाई तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या वो और करें कि जिनसे वो और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें दवाई के साथ साथ? हाँ, देखो ऐसे बहुत सारे मतलब पेशेंट्स को कीमो के बाद बॉडी एक वीकनेस, थकान, ये तो कॉमन है आमतौर पे। ऐसा ना हो इसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं, विटामिन्स देते हैं और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देते हैं, घर के लिए भी देते हैं। बॉडी एक वगैरह हो तो कुछ पैरासीटामोल पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि पेन हो, थकान हो, नींद नहीं आ रही हो तो आपको ये टैबलेट्स भी दे सकते हैं। कुछ एंग्जियोलिटिक, एंटी एंजाइटी, स्ट्रेस बस्टिंग ग्रिप, ऐसे ट्रीटमेंट भी मतलब पेशेंट को प्रेस्क्राइब हम देते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो तो ये आप ले लेना। तो कीमो के बाद अब जो प्रिवेंशन के लिए जो दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें हम टेंशन को, नींद को, इनको प्रिवेंट करके नोशिया, वोमिटिंग को हटा के जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उससे पेशेंट यूजुअली कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, करते भी हैं, बहुत ज़्यादा इतने साइड इफेक्ट नहीं होते। सर मोस्टली पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, जो कि ज़्यादातर अगर यंग एडल्ट हैं, तो उनके मन में एक सवाल रहता है हेयर लॉस को लेके, तो क्या सभी कीमोथेरेपी में हेयर लॉस गारंटीड होता ही है? नहीं, ये बात गलत है। ये सब कीमोथेरेपी और जितना भी ट्रीटमेंट है वो हेयर लॉस नहीं करते हैं। खास करके कुछ दवाइयाँ ही ऐसी हैं जो हेयर लॉस करती हैं।
ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो करती हैं, बाकी सार्कोमा में कुछ दवाइयाँ हैं, बाकी और जो इन जनरल ना बहुत सारे ऐसे कीमोथेरेपी में इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गए हैं। तो सब दवाइयाँ हेयर लॉस नहीं करती हैं, कुछ एक दवाइयाँ करती हैं और उनसे हेयर लॉस में भी मतलब ये टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, 2 से 3 महीने के लिए जब तक ट्रीटमेंट करता है चलता है तब तक ही हेयर लॉस होता है। ये सडन भी नहीं होता कि पहली डोज ली एकदम से हो गया। यूजुअली 3 से 6 हफ्ते लगते हैं हेयर लॉस को होने में। कुछ दवाइयाँ तो लेट करती हैं और भी 3 से 2 महीने के बाद भी थोड़ा बहुत हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस से कैसे मतलब आप कोप करें, इसमें यही है कि आप या तो अपने ही हेयर की किसी के लंबे हैं तो अपनी विग बनवा लें, या हेयर लॉस होता है तो उसके कोई आप बाहर से विग खरीद के भी कर सकते हैं। और आजकल ठंड का है या ऐसे मौसम में कैप वगैरह लगा के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। बाकी 3-4 महीने के बाद जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होता है आपके हेयर वापस से वैसे के वैसे ग्रो करते हैं। उसमें हेयर में ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब टेक्सचर भी वैसा ही होता है। सर एक चीज़ कीमोथेरेपी के दौरान देखा गया है कि जब किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उसके नोन रिश्तेदार आकर के ज़्यादा ज्ञान देने लगते हैं कि इसको ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, अच्छा ये खिलाओ। फिर दूसरा बोलता है ये क्यों खिला रहे हो, ये खिलाओ। तो आपके अनुसार एक कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को क्या आइडियल खाना खाना चाहिए? देखो, कीमोथेरेपी में जैसे मैंने बताया कि कीमोथेरेपी में नोशिया वोमिटिंग होती है और मुंह में छाले भी हो सकते हैं, पेट के अंदर भी हो सकते हैं, लूज मोशन वैसे ही होते हैं। तो पेशेंट्स को जो भी है बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना होना चाहिए कि जो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि भाई आप खिचड़ी, दलिया, सॉफ्ट डाइट ऐसी दे दीजिए, उसमें आप फल फ्रूट वगैरह जो भी इच्छा है उनके हिसाब से ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध ये सब ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले, इसमें अच्छे बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक्स वगैरह होते हैं जो उसको। तो प्रोटीन भी ले सकते हैं आप, एग वाइट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉनवेज रेड मीट अवॉइड करें, ठीक है। और बाकी फ़िश वगैरह ये भी नॉनवेज, जो जिनको नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं। और बाकी तो जो भी फल फ्रूट अच्छे से धो के छिलका उतार के निकाल, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक पेशेंट इजीली टॉलरेट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी खा। सर कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो किसी भी फैमिली के लिए एक लाइफ सैटरिंग सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है। जब तक वो इस शॉक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा शॉक उनके सामने वेट कर रहा होता है कि भैया मेरी फैमिली क्या इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकती है कि नहीं। तो जनरली कीमोथेरेपी में कितना खर्चा आता है और ये किन बातों पे डिपेंड करता है? देखो, कीमोथेरेपी में हम जनरलाइज ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये कीमोथेरेपी का कितना खर्चा आ गया। अब बीमारी है, कोई भी किसी को एक बीमारी होगी, बीमारी में कोई भी दवाई यूज होती है, अलग अलग टाइप की दवाई यूज होती है। कीमोथेरेपी में मिनिमम हम रेडिएशन कीमो के साथ या रेडिएशन के साथ कीमो देते हैं, वो मिनिमम वाली कीमो होती है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 पर वीक का खर्चा होता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट यूज होता है, पूरा ट्रीटमेंट का कीमोथेरेपी का जो भी कोर्स है उसका अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा आता है। अब जो नए ट्रीटमेंट हैं, एडवांस ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी है या टारगेटेड ट्रीटमेंट है, इनके थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। अब इसमें भी पहले तो जो कॉस्ट होती थी वो अप्रोक्सीमेटली 60-70 लाख पर मंथ की आती थी। अभी क्योंकि अभी तो जेनरिक वर्जन भी उनके अवेलेबल हो गए हैं इंडिया में, तो अभी ये कॉस्ट भी घट के 10 लाख के नीचे हो गई है। तो जिनको टारगेटेड चाहिए, इम्यूनोथेरेपी चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो उनका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ये समझ लो 5 से 10 लाख के बीच का कीमोथेरेपी का, इम्यूनोथेरेपी इनका। तो क्या आयुष्मान भारत कार्ड से भी लोग अपने कैंसर का इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल, आयुष्मान भारत से कैंसर का इलाज संभव है और हमारे हॉस्पिटल एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत से इसका इलाज बहुत किया जाता है, मतलब अच्छे से किया जाता है। अब आयुष्मान भारत में
दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है इसमें। दूसरा कि इसमें आपको टेस्ट जो है, जो भी जांच वगैरह करते हैं, जैसे आपका किसी को गांठ हो गई और उसको लगा भाई जहाँ तेरे को कैंसर होगा तो एक बार चले जा, तो वो आयुष्मान भारत से उसकी इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करा सकते। आपको पहले और दूसरे टेस्ट कराने होंगे, उसकी बायोप्सी करानी होगी, उसके बाद आपको फाइनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा, वो आपको आयुष्मान भारत से हो जाएगा। तो कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, तीनों ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत से हो सकते हैं, जो ये फैसिलिटी इधर है। तो मतलब अब छोटे शहर के लोग भी दिल्ली आकर के आयुष्मान भारत से अपना इलाज बिल्कुल करा सकते हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट सर कैंसर के डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद भी उनकी फैमिली उनको ऑल्टरनेट थेरेपीज़ की तरफ लेके जाती है। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने कभी ये देखा है कि आयुर्वेदा से कैंसर का इलाज हो सका हो? देखो, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आयुर्वेदा गलत है। आयुर्वेदा इज ए सिस्टम ऑफ गुड लाइफस्टाइल, ठीक है। ये प्रिवेंशन के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपको अच्छी तरह से जीने के लिए क्या करना चाहिए वो सिखा सकता है, आपको योगा सिखा सकता है, आपको अच्छा खाना पीना कौन से सही है जो आपकी बॉडी के लिए, वो सिखा सकते हैं। सो आयुर्वेदा इज बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, इस टाइप का है। तो आयुर्वेदा में ऐसा कोई एविडेंस या ऐसे कोई कन्फर्मेटरी ऐसी कोई रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास तो नहीं है, या ऐसे कोई क्लिनिकल ट्रायल हुए हों कि भाई ये बीमारी को हमने इस दवाई से अपनी तरीके से दिया, तो मेरी तो नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हर पद्धति का रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिनका। लेकिन कोई ये दावा करे कि मैंने आयुर्वेद से या इससे कैंसर को क्योर कर दिया, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मुझे पता है ऐसा। सर, एक हमारे देश में ना नेचुरल चीज़ों को लेकर के काफ़ी भ्रांति है। अरे नेचुरल ही तो है, खा लो क्या हो जाएगा। तो क्या कीमोथेरेपी का कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? देखो, कीमोथेरेपी का नेचुरल सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो सिस्टम है, सेल्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो प्रेशर आता है किसी भी चीज़ का, अल्ट्रावायलेट रेज का और का, तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, निकल जाते हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यूज होते हैं, वर्ड होगा, आपने देखा होगा कि ये क्या, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या, ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या? बेसिकली हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट या जिसकी वजह से टॉक्सिन डेवलप हो रहे हैं उनको अब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है, और वही जाके डीएनए को डैमेज करते हैं। तो जैसे मतलब इस टाइप के जो फूड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखते हैं, वो मैंने बताया कि वो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं टॉक्सिन से या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, वो बचाते हैं। बेसिकली आपकी सेल्स को मैलिग्नेंट होने से प्रिवेंट करते हैं और उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे फूड्स हैं ऐसे, जैसे आप देखो कैरोटीनॉइड्स है, गाजर के अंदर कैरोटीन होता है जो बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटर है, इसमें लाइकोपिन होता है, बहुत। हल्दी है, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन और लाइकोपिन ये तो बहुत ऐसे टेस्ट में भी ऐसे करें कि ये बहुत ही मतलब प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में या और दूसरे कोलोन कैंसर वगैरह में। इनका हल्दी का, इनका जो हम यूज करते हैं डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो टमाटर है, इनके रेसबेरी है, और है ऑरेंज है, विटामिन सी होता है, बहुत ही अच्छा है एंटीऑक्सीडेंट। सो बहुत सारे ऐसे जनरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, ब्रोकली, ये ऑरेंज और एप्पल में, इसमें भी बहुत सारे ऐसे सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं। जो फल फ्रूट वगैरह खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट या एंटी कैंसर वाले जो इसको मतलब एकदम से प्रोटेक्ट करके रखते हैं सेल्स के, इस टाइप के ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो नेचुरल अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ऐसा खाना खाएं जो कि बॉडी को आगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सके और शायद कैंसर को, मतलब हम अभी से ही हेल्दी खाना खाएं, बट बिल्कुल एक बार कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं कि हम कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट छोड़ करके इसी पे शिफ्ट हो जाए। नहीं, इस पे छोड़ नहीं सकते, ये सप्लीमेंटल है फिर भी।
आपने कीमो तो लेनी है, उसके साथ में आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट या जो भी आपने मेडिटेशन करना है, योगा करना है, वो आपकी फटीग, आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन, आपके स्पिरिट को हाई रखता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू alternative कीमोथेरेपी। या अगर हम कीमो दे रहे हैं तो अगर आपको किसी को आयुर्वेदा की हेल्प लेनी है तो उससे नोशिया वोमिटिंग ना हो, जिंजर वगैरह ये नोशिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो जिंजर के पहले तो थोड़े दिन पहले कैप्सूल भी आए थे, बहुत ज़्यादा चले नहीं थे लेकिन मार्केट में, तो जिंजर के कि भाई आप जिंजर के ये ले लो, इसके कैप्सूल खाने से नोशिया वोमिटिंग नहीं होगा। लेकिन फिर दूसरे और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वैसे ही हम यूज करते हैं, उनमें एंटी इमेटिक इफेक्ट था कि भाई उससे ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जिंजर बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा है, हम डेली रोज़ाना चाय में डाल के पीते हैं। तो सर कैंसर एक कॉम्प्लेक्स इलनेस है, उसमें एक इंडिविजुअल डॉक्टर ही सिर्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, सिर्फ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं देखते हैं। ज़्यादातर जो भी अच्छे कैंसर सेंटर्स हैं इंडिया में, उसके अंदर ग्रुप ऑफ डॉक्टर जिसको ट्यूमर बोर्ड डिसीजन लेता है। तो सर कैंसर के इलाज में ट्यूमर बोर्ड का क्या महत्व है? देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें रखनी पड़ती है। जैसे आजकल ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है कि पहले क्या होता था, गले में कैंसर होगा तो गले के वॉइस बॉक्स निकाल दिया, अब कुछ नहीं करना, अब सारी उम्र आपको मशीन से ही बोलते रहना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया, पेशेंट के गले का ऑपरेशन करना है, हम देखते हैं, सर्जन देखते हैं, रेडिएशन के पीपल देखते हैं, सर्जन उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बोलता है कि ये गांठ अगर इतनी छोटी हो जाए ना तो मैं इसके गले की वॉइस बॉक्स को बचा सकता हूँ। वो हमसे डिस्कस करता है कि भाई इसमें देखो ऐसा हो जाए, रेडिएशन वाले से बोलता है कि आप भी बाद में ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन देखता है। तो हम क्या करते हैं, दवाई उसको बोलते हैं कि इसको पहले दवाई से हम श्रिंक कर देंगे, तो हम कीमो देते हैं, 2 साइकिल 4 साइकिल ऐसे करके छोटी कर दिया, और फिर एसेस करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है अब हम इसका ऑपरेट कर सकते हैं और हम इसका वॉइस बॉक्स बचा सकते हैं। तो ये होगी इंटीग्रेटेड अप्रोच कि हम उसका बेस्ट करने के लिए उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम तीनों मिलके कुछ ऐसा करें जिससे उसके मैक्सिमम ऑर्गन प्रिजर्वेशन का फायदा हो, पेशेंट को फायदा हो, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना रहे। बाकी अर्ली स्टेज वाले हैं उसमें कोई ट्यूमर बोर्ड की ऐसे जरूरत नहीं। 1 सेंटीमीटर का कोई ट्यूमर है टंग पे, अब उसमें क्या ट्यूमर बोर्ड बैठेगा, सर्जन ने करना है कि भाई मैंने 1 सेंटीमीटर काट के निकाल देना, बस हो गया, ऊपर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे देखेंगे, कुछ होगा तो बताएंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड स्पेशल केसेस में, जैसे ब्रेस्ट का साइज बड़ा है उसको प्रिजर्वेशन चाहिए, गले का प्रॉब्लम है इसमें चाहिए, कोई बोन ट्यूमर होगा जिसमें हमें पूरी उसकी बचाना है वहाँ चाहिए, कोई अंदर का कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम नुकसान नहीं कर सकते तो मिनिमम सर्जरी हो वहाँ पे चाहिए। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच सब जगह नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा है। तो सर जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में हर कुछ महीने पे पेट स्कैन कराया जाता है, मल्टीपल सीटी स्कैन होते हैं, MRI होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, ब्लड पैरामीटर्स के टेस्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे को ये सारे डेटा को एक साथ रखना कितना ज़रूरी होता है पेशेंट्स के लिए एज वेल एज द क्लिनिशियन या फ्यूचर जनरेशन के लिए? देखो, कोई भी पेशेंट हम देखते हैं, हमारे पास डेटा रहता है। मेरे पास 2000 ये हॉस्पिटल जब से स्टार्ट हुआ 2010 में, तब से मेरे पास सब पेशेंट्स का डेटा है। मैं अपने पेशेंट्स का डेटा प्रिजर्व करता हूँ, उसका देख के। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने 10 साल में इतने पेशेंट देखे, इस बीमारी के देखे, ये ट्रीटमेंट दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, किस ढंग से उसको, तो ये एनालिसिस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लीगली बहुत ज़्यादा मतलब 5 या 7 साल के बाद से डेटा आपको रखना लीगली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी लर्निंग के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेटा को एनालाइज करें, देखें और स्टडी करें और फिर बताएं कि भाई कितना। मान लो किसी का कैंसर था, ठीक हो गया, हमने बोल दिया अब 3 महीने जाना है, घर जाते हैं कागज़ वागज़ फाड़ फूड़ के जला जुल के सब फेंक देते, ठीक है, तो जला दिए। अगली बार हमने बोला कि भाई अच्छा वो रिपोर्ट तो लाए, वो तो फेंक दिए। क्यों फेंक दिए भाई, तुम्हारा तो ये तो बीमारी थी, आपको क्या था क्या नहीं, आपको रखेंगे तो पता रहेगा ना। नहीं जी, वो तो हमने जला दिए, अब हम तो भूल जाना चाहते हैं जो हुआ हमारे साथ, अब तो नए सिरे। भाई नए सिरे से करोगे, ये कैंसर दोबारा से वापस आ सकता है,
पहली बात, क्योंकि आपको एक बार हुआ है तो रिस्क फैक्टर तो पहले ही हो गए, एक हो चुका है तो दूसरे में भी हो सकता है और कोई अंग में हो सकता है, कैसे होता है। तो आप ऐसे नहीं है, आपको हर 3 महीने में हमें विजिट करना होगा। कुछ टेस्ट जो 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार करने हैं वो करना होगा, और आपको रेगुलर सब कुछ अपने आप को भी देखते रहना पड़ेगा। कई बार और भी इम्पोर्टेंट होता है, मैंने देखा, चलो मैं एक्सट्रीम पे जाता हूँ, पेशेंट कोई एक्सपायर भी हो जाता है तो उसके कुछ डिटेल्स थोड़े दिन तक रखने चाहिए, क्योंकि मान लो कोई गवर्नमेंट वर्किंग है तो उसके लिए पूरे उसकी पेंशन है, उसके आगे का क्या है, तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते, तो वो लगा के आगे पेशेंट के या फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मतलब ना फेंकें और ना उसको डिस्ट्रॉय करें, ताकि एटलीस्ट 2-4 साल तक तो उसको रखें। तो सर, अगर भारत के किसी गांव में या छोटे शहर में किसी की कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म होती है, तो एज अ फैमिली मेंबर उनको अपने ट्रीटमेंट जर्नी को कैसे नेविगेट करना चाहिए, उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होगा? देखो, किसी भी पेशेंट को अगर कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो वो बायोप्सी से होता है। अब बायोप्सी में भी बहुत लोग कहेंगे गांठ है, इतनी देर से बायोप्सी मत कराओ, ये गलत है, ये मिथ है, बहुत ही गलत धारणा है। लोग अपना ट्रीटमेंट बायोप्सी को डिले करके ट्रीटमेंट भी डिले कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी डिले हो रहा है, ट्रीटमेंट और उसका जो स्टेज भी बढ़ रहा है, सर्वाइवल भी कम हो रहा है। तो ये ना करें भूल के भी। तो चलो बायोप्सी होगी, बायोप्सी होके डायग्नोस हो गया, अब वहाँ पे अगर स्टेजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन, पेट स्कैन, बोन स्कैन ये सब होते हैं, तो वो करा लिया। उससे हमें स्टेज पता लग गया, स्टेज पता लग के ये भी पता लग गया कि कहाँ का कैंसर है और क्या स्टेज में है। अब आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से अगर मान लो उसकी कीमो होनी है या कैसे भी, या फर्स्ट कांटेक्ट आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कर दी। हमारे पास भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आपकी वेबसाइट से भी गो हेल्थ के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, बहुत ही उनको जागरूक करने का आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया हुआ है कि लोगों की हेल्थ को आप एकदम से बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से भी वो पता लगा सकते हैं कि कौन से डॉक्टर से हमें सही सलाह मिल सकती है, वो सब करिए। और आपको फिर अगर सर्जरी करनी है तो कौन सा अच्छा सर्जन है, कहाँ पे है, कितना कर सकते हैं आप, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं या आप नहीं हैं, गरीब तबके से, स्मॉल टाउन से हैं, आयुष्मान भारत आपके लिए अवेलेबल है। जो भी आयुष्मान के थ्रू हमारा हॉस्पिटल भी इम्पैनल्ड है, यहाँ पे आके आपका सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी सब आपका आयुष्मान के तरीके से संभव है। तो थैंक यू सो मच सर, और हम आशा करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ 1 घंटे में शेयर करी, ये हमारे व्यूअर्स को एम्पावर करेगी अपने कैंसर की जर्नी में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में।